उनकी न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो 1 से लेकर 1.54 1 to 1.54 इस रेंज में रहती है, और इसके बाहर जो भी न्यूक्लियस होंगे दे आर अनस्टेबल। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। आज हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह के होते हैं जो हमने पढ़ने हैं। वहीं से शुरू करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग लगा दो, न्यूक्लियर रिएक्शंस। आज हमने यहां से शुरू करना है, न्यूक्लियर रिएक्शन। मुझे एक बार कंफर्म कर दो, वीडियो और ऑडियो सबको क्लियर है? यस सर। ओके। तो बेटा देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो फर्स्ट टाइप है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर, फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखते हैं न्यूक्लियर फिजन के बारे में, पॉइंट्स लिखते हैं पहले। बेटा फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये कोई नॉर्मल केमिकल रिएक्शन नहीं है बच्चों, ये न्यूक्लियस के रिएक्शंस हैं। इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन in which a heavy nucleus, it is a nuclear reaction in which a heavy nucleus splits into two or more smaller lighter nuclei, स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। अब ये जो छोटे वाले न्यूक्लियस होते हैं दे आर कॉल्ड, ये जो बनते हैं टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। इन्हें डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। मतलब एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, आप ऐसे समझो बेटा, एक बड़ा न्यूक्लियस होगा, हैवी न्यूक्लियस, इसे हम लोग कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियस। ये स्प्लिट होएगा और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाएगा। दो भी बना सकता है, दो से ज्यादा भी बना सकता है, टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियस। तो ये हमारे डॉटर न्यूक्लियस हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, डॉटर न्यूक्लियाई। अब इसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है, प्लस एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटा ये रिएक्शन होता है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एक हैवी न्यूक्लियस टूट के दो छोटे न्यूक्लियस बनाता है, डॉटर न्यूक्लियस, और बहुत सारे लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब इसके अंदर सेकंड मेन पॉइंट है बेटा, वैसे तो हमने कहा कि दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस बनेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दो न्यूक्लियस बनते हैं। मतलब एक पेरेंट न्यूक्लियस से मैक्सिमम 95% क्या बनते हैं बच्चे, डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। आप लिखोगे मोस्ट ऑफ द फिजन रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द फिजन्स आर बाइनरी। बाइनरी मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो 95% केसेस में दो डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे, और बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे कि एक पेरेंट न्यूक्लियस से तीन या तीन से ज्यादा न्यूक्लियस बने। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दो डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा।
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं इनका जो साइज होता है ये सेम होता है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल साइज के होते हैं। यानी यहाँ जो डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे ये लगभग बराबर मास के होंगे, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। सपोज करो, मोस्टली यही एग्जांपल होता है हमारे पास कि सपोज कोई यूरेनियम का है, यूरेनियम हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, इसका मास 240 होता है। अब ये 120 यानी अप्रोक्सीमेटली एक 123 बनेगा, एक 117 बनेगा, समथिंग लाइक दिस। मतलब कि कंपेरेबल मास के डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं हमेशा। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, द डॉटर न्यूक्लियाई। थर्ड पॉइंट ये है, द डॉटर न्यूक्लियाई आर ऑफ कंपेरेबल साइज। मतलब कि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों का साइज जो है वो लगभग सेम ही होता है। और ज्यादातर फिजन में बाइनरी फिजन होती है, यानी दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट इज, बच्चे चौथा पॉइंट लिख लो, वो यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर। जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होते हैं, अब इसको अगर हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है यू कैन से दैट इंड्यूस करवाने पड़ते हैं ये। मतलब कि हमें क्या करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं होते, ये अपने आप नहीं होते हैं, इन्हें इंडक्शन, इन्हें मतलब हमें जो है थोड़ा पुश करना पड़ता है, स्टार्टिंग देनी पड़ती है, इन्हें स्टार्ट करना पड़ता है। हम इसे थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, बाद में ये रिएक्शन हो जाएगा अपने आप। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बेटा नंबर वन, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे। इतना लिख लिया बच्चों, यहां तक लिख लिया? Yes, sir. ओके। दो कैटेगरीज में इसको बेटा डिवाइड करेंगे। नंबर वन है स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाए, इसे हमें स्टार्ट करवाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल, मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, नेचुरली हो जाते हैं, नेचुरली ये रिएक्शन अपने आप हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चे रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी वाले जो रिएक्शंस होते हैं, एग्जांपल में लिख लो, रेडियो एक्टिविटी अपने आप हो जाते हैं, नेचुरल वे से होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी वाला। जो दूसरी कैटेगरी है जो हमने करवाने हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड। ये अपने आप नहीं होते, ये करवाने पड़ते हैं। तो हमने बेसिकली ये इंड्यूस्ड वाले पढ़ने हैं, इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये स्टार्ट कैसे करवाए जाते हैं? तो दे आर इंड्यूस्ड बाय, बेसिकली कैसे इंड्यूस किए जाते हैं, लिख लो, इंड्यूस्ड बाय प्रोटॉन्स। या तो प्रोटॉन की हेल्प लेते हैं इंड्यूस करवाने के लिए, या फिर अल्फा पार्टिकल्स, और दे आर इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन्स, और इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन्स। अभी समझेंगे कैसे। हमने जो पढ़ना है वो न्यूट्रॉन वाला पढ़ना है, कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन जिन्हें हम न्यूट्रॉन की हेल्प से स्टार्ट करेंगे, दे आर इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बेसिक चीजें समझ में आ गई? Yes, sir. आओ अब हम समझते हैं कि ये न्यूट्रॉन वाला हमने पढ़ना है। अब ऐसे समझो कि हमारे सिलेबस में ऐसे लिख लो, इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन, ये वाला पार्ट जो है इट इज इन आवर सिलेबस। ये हमने पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, कि वो वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस जिन्हें न्यूट्रॉन की हेल्प से हम लोग इंड्यूस करवाएंगे। बाकी होते तो
अल्फा पार्टिकल से भी करवा दिए जाते हैं, प्रोटॉन से भी ये रिएक्शन इंड्यूस हो जाते हैं, बट हमने ये वाले पढ़ने हैं जो न्यूट्रॉन से। लिख लिया ना सबने? रब कर दूं? Yes, sir. ओके। रेडियो एक्टिविटी हमारे सिलेबस से कट गया है, लेकिन हम इसे बाद में करेंगे जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन्हें भी हम करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। आओ समझते हैं कैसे हो रहा है। मान लो कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये अपना यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 235 का अपने पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये जो मैं पार्टिकल्स बना रहा हूँ, दीज आर न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक न्यूट्रॉन आया, हम एक न्यूट्रॉन लेते हैं और वो न्यूट्रॉन की एनर्जी देखो कितनी है। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। जो हमारा न्यूट्रॉन है दैट इज थर्मल, थर्मल न्यूट्रॉन है। इसकी एनर्जी होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम कितनी रेंज का होना चाहिए न्यूट्रॉन कि जो न्यूक्लियर फिजन करवा सके। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अगर हमारे न्यूट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या उससे कम है, तो ये रिएक्शन न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कर देगा। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी आप दोगे इस न्यूट्रॉन को, हमने कोई एनर्जी नहीं दी, ये थर्मल एनर्जी इसने एक्वायर कर ली एनवायरनमेंट से। हमारे सराउंडिंग में इतनी एनर्जी हमेशा प्रेजेंट रहती है, थर्मल एनर्जी। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बेटा? थर्मल एनर्जी होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू के टी करके। चलो मैं उस पर नहीं जाता, बस आप ये समझ लो सराउंडिंग के पास इतनी एनर्जी रहती है और न्यूट्रॉन थर्मल एनर्जी यानी सराउंडिंग से इतनी एनर्जी लेके इसको हिट करेगा जाके। ये हो गया टारगेट यूरेनियम 235। अच्छा, इट शुड बी लेस देन 1। तो यहां से न्यूट्रॉन आया और इस न्यूक्लियस के अंदर जाके चला गया। अब होगा क्या? होगा ये कि इस न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज कैसे इंक्रीज हो जाएगा? नया पार्टिकल एंटर कर गया तो न्यूक्लियस का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीजेस। इसमें बाकी सारे पार्टिकल्स तो हैं ही हैं जो पुराने वाले थे, और ये जो बाहर से जो थर्मली एक्साइटेड न्यूट्रॉन है ये भी यहाँ बीच में एंटर कर गया। ये भी यहाँ बीच में एंटर कर गया। तब ये यूरेनियम 235 नहीं रहा, अब ये बन गया बेटा यूरेनियम 236। इसका साइज बढ़ गया क्योंकि ये नया न्यूट्रॉन इसमें ऐड ऑन हो गया। अब ये जो नया न्यूट्रॉन इसके अंदर ऐड हुआ है यही सारा काम कर रहा है, यही करेगा न्यूक्लियस की फिजन। बेटा ये वाला जो है यूरेनियम 235, ये तो आप ऐसे समझो इट इज स्टेबल। ये तो स्टेबल है, ये अपने आप तो जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन जो हमने इसके अंदर घुसा दिया ना, जैसे ही न्यूट्रॉन इसके अंदर चला गया तो ये जो न्यूक्लियस नया बना है यूरेनियम 236 ये अनस्टेबल है और इसीलिए ये फिजन करता है। अब ये ध्यान रखना, यूरेनियम 235 फिजन रिएक्शन नहीं करता। यूरेनियम 235 को पहले हम यूरेनियम 236 बनाते हैं। एक स्लो न्यूट्रॉन, स्लो एनर्जी का है, कम एनर्जी का है, तो ये स्लो है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। कैसा है न्यूट्रॉन? स्लो एनर्जी, स्लो न्यूट्रॉन है। स्लो न्यूट्रॉन को हम लोग इसके अंदर ऐड करवाते हैं, इससे न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है। इन शॉर्ट बोलें तो न्यूक्लियस 235 से 236 बन जाता है। और ये जो यूरेनियम 236 होता है ये होता है अनस्टेबल नेचर का, और यहां से स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, अब ये न्यूक्लियस स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आ जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल उधर आ जाते हैं, और अल्टीमेटली स्प्लिट होने के बाद हमें दो डॉटर न्यूक्लियस मिल जाते हैं। अल्टीमेटली स्प्लिट होने के बाद हमें दो डॉटर न्यूक्लियस मिल जाते हैं। अब ये डॉटर न्यूक्लियस
ये साथ साथ हमें बहुत सारी एनर्जी भी मिलती है यहाँ पे। तो बेटा समझे, बेसिक समझे आप, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का एक हैवी न्यूक्लियस था, वो स्प्लिट होके दो लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अपने आप ये नहीं होता, क्योंकि ये तो स्टेबल काइंड का होता है। तो हमें यूरेनियम को क्या करना पड़ता है, एक स्लो न्यूट्रॉन से हम इसको हिट करवाते हैं। फिर ये स्लो न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, इससे न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, और इसी एक न्यूट्रॉन की वजह से ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया। और इसी अनस्टेबल न्यूक्लियस ने ये सारा प्रोसेस करवाया, अंदर ही अंदर ये फिजन करवा के, और अल्टीमेटली डॉटर न्यूक्लियस हमें मिल जाता है। अगर ये न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी का हुआ, मान लो ये न्यूट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो फिर ये न्यूट्रॉन आएगा और इस न्यूक्लियस को क्रॉस करके चला जाएगा। यानी यहां से आप ऐसे समझो आर पार चला जाएगा न्यूक्लियस के। फिर वो न्यूट्रॉन यहाँ बीच में नहीं आएगा, बीच में नहीं आएगा तो फिर स्प्लिटिंग नहीं होगी, अनस्टेबल न्यूक्लियस नहीं बनेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, यस और नो? यस सर। तो ये बेसिक प्रोसेस है। तो आओ इसके मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। पहले ये बना लो फटाफट, मैंने एग्जांपल लिया। अब हम लोग बच्चे न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हमने इसको समझा। अब देखते हैं हो क्या रहा है। बना लो इसको पहले। डन सर। ओके। तो अब देखते हैं हमने क्या लिया। हमने एक न्यूट्रॉन लिया जिसका चार्ज नंबर है 0, नीचे लिखा जाता है चार्ज नंबर, मतलब नीचे चार्ज लिखा जाता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, ऊपर लिखा जाता है मास, ऊपर मास लिखा जाता है। हमें पता है न्यूट्रॉन का मास 1 AMU होता है, तो न्यूट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं 0 1 से। हमने ये न्यूट्रॉन लिया और यूरेनियम 92 235 इस पे हिट करवाया। हिट करवाने से हमारे पास यूरेनियम 92 236 बन गया। ये अनस्टेबल है। अब ये जो अनस्टेबल हमारे पास यूरेनियम बना है, ये स्प्लिट होता है। यूरेनियम 92 236 ये स्प्लिट होता है दो न्यूक्लियस में। तो बेटा इसके स्प्लिट होने के 3 चांसेस हैं, ये 3 तरह से स्प्लिट हो सकता है। मतलब यूरेनियम स्प्लिट होने के बाद 3 टाइप्स के रिएक्शंस कर सकता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस बन रहे हैं वो हर बार वही बनेंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब एक ही टाइप के डॉटर न्यूक्लियस नहीं बनेंगे। मतलब आज आपने ये रिएक्शन कराया तो आपको सपोज करो कि क्रिप्टॉन और बेरियम मिल गया, और अगले दिन जब आपने रिएक्शन कराया तो आपको हो सकता है कोई और डॉटर न्यूक्लियस मिले, हर बार सेम नहीं मिलते। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जब यूरेनियम 236 न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करेगा, तो ये देख लो। तो हो सकता है कि आपके पास बेरियम बने, बेरियम के साथ क्रिप्टॉन बने, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और एमिट होंगे, नए न्यूट्रॉन्स। मतलब न्यूट्रॉन ने ही रिएक्शन शुरू करवाया और रिएक्शन फिजन के बाद फिर से 3 न्यूट्रॉन्स निकले। अच्छा वो जो डायग्राम था बच्चे, वो जो डायग्राम था जहां हमने लास्ट में बनाया था, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस कर लो। स्प्लिट करके जहां बनाया था, हमने कहा स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद 2 डॉटर न्यूक्लियस बने, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लेना। जब ये डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, जब ये डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं तो यहां से कुछ पार्टिकल बाहर भी निकलते हैं, एमिटेड न्यूट्रॉन्स, कुछ न्यूट्रॉन्स एमिट भी होते हैं। मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, वहां पे ये चीज एक्स्ट्रा ये रह गई थी, ये डाल लेना, कुछ न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना 3 न्यूट्रॉन, ये वही है जो ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग प्रोसेस, जब स्प्लिट हुए न्यूक्लियस, स्प्लिट होकर 2 डॉटर न्यूक्लियस बनाए, तो इस प्रोसेस में कुछ न्यूट्रॉन बाहर रह जाते हैं, ये वही वाले हैं, ये जो 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन और बनेंगे, या तो ऐसे हो सकता है
या फिर ये बन सकता है एंटीमनी, नोबिडियम, और साथ में 4 प्रोटॉन्स, सॉरी 4 न्यूट्रॉन्स। या फिर ये भी हो सकता है कि ज़ेनॉन बने, ज़ेनॉन के साथ स्ट्रोंशियम बने और 2 न्यूट्रॉन निकल सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज है बच्चे। तो बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, मास नंबर 144, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36, मास नंबर 89, और इसी तरह एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51, मास नंबर 133, न्यूबिडियम का 41 और मास नंबर 99, ज़ेनॉन का 54 और मास नंबर 140, स्ट्रोंशियम का 38 और मास नंबर 99। तो बेटा ये रिएक्शन पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब जब यूरेनियम, ये जो अनस्टेबल यूरेनियम है, ये जब स्प्लिट करेगा तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बेटा यहाँ ध्यान रखो 60% ये चांसेस हैं, 60% ये होता है, और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है, मतलब कि अगर आप यू कैन से दैट अगर आप 100 बार इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपको 60 बार ये मिलेगा, और बाकी 40 बार इन दोनों में से कोई। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? बच्चे समझ आ रही है सबको मेरी बातें? देखो क्या हुआ, हमारे पास यूरेनियम 235 था जो कि स्टेबल होता है। हमने इंडक्शन करवाई, इंड्यूस करवाया न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एक स्लो न्यूट्रॉन के हेल्प से, वो मैंने आपको समझाया। जैसे ही न्यूट्रॉन इसमें एंटर किया, ये बन गया यूरेनियम 236। अब ये जो यूरेनियम 236 है, ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो ये 3 पॉसिबल वेज में स्प्लिट होके डॉटर न्यूक्लियस आपको ये भी मिल सकते हैं, ये भी मिल सकते हैं और ये भी मिल सकते हैं, ये डिपेंड करता है। बट ज्यादातर जो हमें मिलता है वो ये 60% केसेस में हमें ये वाले बेरियम और क्रिप्टॉन मिलते हैं फिजन के बाद। बट ऐसा नहीं है कि हर बार बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिलेंगे। यूरेनियम 236 स्प्लिट होने के बाद एंटीमनी और नुबिडियम भी बना सकता है, या फिर ज़ेनॉन और स्ट्रोंशियम भी बना सकता है। तो रिमेनिंग 40% इन दोनों में से ज्यादातर हमें ये मिलता है। तो इसलिए बुक्स में ज्यादातर आपको यही लिखा मिलेगा कि 92 236, बल्कि ये नहीं, यहाँ से लिखते हैं सीधा यूरेनियम 92 235 से न्यूट्रॉन का रिएक्शन हुआ और सीधा ये लिख देते हैं, बीच वाला स्टेप बताते ही नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। पहले ही न्यूट्रॉन जो है वो एक अनस्टेबल यूरेनियम का न्यूक्लियस बनाता है, फिर वो अनस्टेबल यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम बेरियम और क्रिप्टॉन में अलॉन्ग विद 3 न्यूट्रॉन। तो ज्यादातर 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। अगर ये होगा तो 4 न्यूट्रॉन मिलेंगे, अगर ये होगा तो 2 न्यूट्रॉन एमिट होंगे। बच्चे समझे या नहीं? सही है सर? नो? Yes, sir. तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, इसको आप नोट कर लो। ये इसका एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल यही होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में। अब आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट यू शुड नो कि हो क्या रहा है। यू कैन राइट दिस डायरेक्टली, यूरेनियम 92 235 प्लस न्यूट्रॉन गिव यू बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट एनर्जी भी निकलती है, प्लस प्लस क्यू लगा देना। क्यू बच्चे हम लोग बोलते हैं एनर्जी को, क्यू वैल्यू जो होती है, आप समझो कि एनर्जी निकलती है साथ में, प्लस क्यू और प्लस क्यू, इसे कहते हैं क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू जो है बेटा वो एनर्जी वैल्यू को कहते हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है इस पूरे प्रोसेस में। क्योंकि जब न्यूक्लियस बनते हैं तो एनर्जी तो रिलीज होती है, और कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। तो जब यूरेनियम 236 स्प्लिट होता है अलग अलग पार्ट्स में, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है, एट ए टाइम एक ही होगा इनमें से, तो वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से टाइप का कौन से प्रोसेस को या कौन से फिजन को वो प्रेफर कर रहा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। डिपेंडिंग ऑन दैट अलग अलग अमाउंट ऑफ क्यू वैल्यू निकल के हमारे पास आएगी। बट एक बात पक्की है कि एनर्जी रिलीज तो होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग निकालेंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में।
कितनी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में, और वो एनर्जी आई कहां से होगी? क्या मुझे कोई आंसर कर सकता है? जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम्स, कहां से आई है एनर्जी? एनीवन स्टूडेंट, ये एनर्जी कहां से आती है? बताओ बच्चे, कहां से आएगी एनर्जी? अपने आप तो बनती नहीं है, हमें पता है एनर्जी बनती नहीं है, ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो एनर्जी कहां से आई होगी? तो बेटा हमने शुरू में पढ़ा था ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी मास मास कन्वर्ट हुआ होगा एनर्जी में, ये एनर्जी मास से आई होगी। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो हम यही फाइंड आउट करेंगे। पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, फिर ये फाइंड आउट करेंगे कि जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एक्चुअल में कहां से कन्वर्ट होके आई है, यानी कितने मास ने उतनी एनर्जी बनाई थी, हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू दैट एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ मास भी निकालेंगे और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी निकालेंगे। तो आओ देखते हैं। तो इसको हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। हाँ जी, यस बेटा, कोई कुछ कह रहा है? बोलो बोलो। चलो, क्वेश्चन है, कंसीडर अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, कंसीडर अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। मान लो हमारे पास है बच्चे यूरेनियम, यही वाला लेते हैं, यूरेनियम यूरेनियम 92-235 प्लस एक न्यूट्रॉन आया 01, जिसने न्यूक्लियर फिजन किया। फिजन के बाद मान लो अपने पास बेरियम बना, बेटा बेरियम बना 144 और 56, और एक क्रिप्टॉन बना, क्रिप्टॉन अपने पास 36 और 89, और साथ में बचे 3 न्यूट्रॉन निकले, साथ में 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए और बहुत सारी एनर्जी भी एमिट हुई, प्लस क्यू, बहुत सारी एनर्जी भी एमिट हुई। आपको ये भी गिवन है, आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन है इनकी। तो बेटा जब आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आपको गिवन है क्वेश्चन में ही। अब देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है। तो ये जो यूरेनियम 235 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है 7.6, और बेरियम और क्रिप्टॉन, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज गिवन टू यू 8 एंड 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम की 7.6, बेरियम की 8 और क्रिप्टॉन की 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बोला है हाउ मच क्यू वैल्यू निकालनी है, फाइंड फाइंड क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू यानी कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एंड ऑल्सो फाइंड आउट also find out the mass which has disappeared, यानी कौन सा मास कितना मास डिसअपियर हो गया इस एनर्जी रिलीज करवाने के चक्कर में, वो भी आपको निकालनी है। बेटा क्वेश्चन समझे? ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको गिवन है। अब इस पूरे रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई ये आपको निकालनी है, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज। और ऑब्वियसली जो एनर्जी रिलीज हुई होगी, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि वो एनर्जी
एक्चुअल में मास से कन्वर्ट होके आई है। तो कितना मास है जो डिसअपियर हो गया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू न्यूक्लियस? कुछ मास होगा जो डिसअपियर हो गया होगा, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और हमें ये क्यू वैल्यू जितनी एनर्जी मिल रही है। तो हमें ये भी निकालना है कि कितनी एनर्जी है, और ये भी निकालना है कि कितना मास डिसअपियर हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? यस सर। आओ निकालते हैं ऐसे वन बाय वन करके। अब हमें ये निकालना है, कैलकुलेशन होंगी इसमें। तो क्वेश्चन तो आपने उतार लिया होगा। आओ देखते हैं कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, आंसर निकालते हैं। आंसर पहले बच्चे टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। टोटल बाइंडिंग एनर्जी मतलब ये तो बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियन की है। टोटल कैसे निकलेगी? इसके पास 235 न्यूक्लियॉन्स हैं और एक न्यूक्लियन के पास इतनी एनर्जी है। तो अगर मैं 235 को 7.6 से मल्टीप्लाई करूं, 235 को 7.6 से मल्टीप्लाई करूं, तो यूरेनियम के पास जो एनर्जी है वो है 1786 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी है यूरेनियम की। अच्छा, बेरियम की निकालते हैं। बेटा बेरियम के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 144 और एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी है 8। तो 144 मल्टीप्लाई बाय 8, तो बेटा बेरियम के पास आएगी 1152। फिर हम लोग क्रिप्टॉन लेते हैं। क्रिप्टॉन के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 989 और बच्चे एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी है 8.2। तो 89 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.2 से, तो 729.8 यानी 730 अप्रोक्सीमेटली 730 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बच्चे, ये एनर्जी, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है क्रिप्टॉन की। बच्चों एक बार यस नो बोलो, ये समझ आया कैसे निकाला? ये समझ आया कैसे निकाला मैंने सबको? यस और नो? यस सर। ओके, नाउ बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझते हैं। बेटा वी नो दैट बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है, मैंने आपको शुरू में बताया था। वी नो दैट, ये लाइन ध्यान से सुनना। वी नो दैट बाइंडिंग एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। बाइंडिंग एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इसे तो आप नोट ही कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले भी बता चुका हूं। वी नो दैट बाइंडिंग एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। यानी जब न्यूक्लियस बनता है तब कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, ये उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाकी इसकी डेफिनेशन किसी अलग सेंस में है। डेफिनेशन हम लोग ऐसे कहते हैं कि पूरी तरह इस न्यूक्लियस के सभी न्यूक्लियस को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो अलग है, उससे मतलब क्लियर नहीं होता है। आप ऐसे याद रखो, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है जब न्यूक्लियस बन रहा है, जब वो न्यूक्लियस बना होगा, तो ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन कितनी एनर्जी रिलीज होती है। मतलब कि जब ये यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस बना होगा, तब 1786 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई होगी। आई रिपीट, जब ये यूरेनियम न्यूक्लियस 235 बना होगा, जब ये बन रहा था या जब ये बन गया, उस वक्त इसके बनने के साथ साथ इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, हो चुकी होगी पहले। अब जब ये बेरियम बना, तो बेरियम के बनते हुए 1152 एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई होगी। यानी जब बेरियम 144 बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह से जब क्रिप्टॉन 89 बनेगा तो 730 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। ये मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी का। बेटा इसका फिजिकल मीनिंग समझो, ये मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी का। ये जो यहाँ वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसका मतलब है जब ये न्यूक्लियस बना होगा उस वक्त इतनी एनर्जी रिलीज करी होगी, इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी उस वक्त। अब हमारे पास यूरेनियम बन चुका है, हमारे इस रिएक्शन में यूरेनियम बन चुका है, तो 1786 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है जब ये यूरेनियम बना था। ये ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है जब ये यूरेनियम बना होगा। यस और नो? यस और नो?
Yes. अच्छा, इन दोनों का टोटल कितना बैठता है? ये जो दो वैल्यूज हैं 100, ये इन दोनों का टोटल, इनका अगर हम लोग प्लस करें तो इनका टोटल बैठेगा बच्चे प्लस करके 1152 प्लस 730, इनका जो टोटल बैठता है वो बैठता है 1882, ये बैठता है ना। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, जब यूरेनियम न्यूक्लियस बना था तब इतनी एनर्जी रिलीज हो चुकी है। अब इस यूरेनियम से जब बेरियम और क्रिप्टॉन बने तो इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना। अब इतने में से इतनी तो पहले ही रिलीज हो चुकी है जब ये बना था, तो जो बची हुई एनर्जी है वो रिलीज होगी यहाँ पे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? न्यूक्लियस के बनते हुए कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस के बनते हुए कितनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है उसे वो हम लोग कहते हैं। तो यूरेनियम के बनते हुए ये 1786 ये एनर्जी पहले रिलीज हो चुकी है, ये ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है जब ये यूरेनियम बना होगा। अब जब ये यूरेनियम टूट के जब ये बना बेरियम और क्रिप्टॉन, तो ये रिलीज कर रहे हैं 1882 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। अब इसमें से ये एनर्जी, आउट ऑफ दिस एनर्जी, ये एनर्जी तो पहले रिलीज हो चुकी है क्योंकि यूरेनियम बन चुका है पहले ही। अब जो बची हुई एनर्जी है वो एनर्जी बेटा क्यू वैल्यू कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? यस और नो स्टूडेंट, से यस और नो। Yes, sir. ओके, तो अगर आपने ऊपर वाला नोट कर लिया है तो मैं इसे रब कर दूं, नोट हो गया Yes, ये वाला। sir. तब देखते हैं फाइनली क्यू वैल्यू हमारी कितनी है। तो बेटा क्यू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, तो वो तो आपको समझ में आ गया। तो बेटा कितनी क्यू वैल्यू यानी कितनी एनर्जी, क्यू वैल्यू मीन्स एनर्जी लिबरेटेड, क्यू वैल्यू मीन्स एनर्जी लिबरेटेड, कितनी एनर्जी लिबरेट हुई ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन कितनी एनर्जी लिबरेट हुई वो हम लोग निकाल रहे हैं। एंड विच इज गिवन बाय दिस वैल्यू 1882, इसमें से माइनस करनी पड़ेगी 1786 क्योंकि ये पहले ही रिलीज हो चुकी है। होनी तो वैसे इतनी चाहिए थी, होनी इतनी चाहिए थी, बट इसमें से इतनी वैल्यू पहले ही रिलीज हो चुकी है, जब यूरेनियम बना होगा तब पहले ही रिलीज हो चुकी है। अब जो बची खुची एनर्जी है वो रिलीज होगी इस रिएक्शन में। तो बेटा ये माइनस करके हमारे पास आएगा 1786, तो ये 96, तो ये माइनस करके हमारे पास आएगा 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बच्चे इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब ये रिएक्शन पूरा होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक है ना बच्चे? सबको समझ आ गया? Yes, sir. ओके, ये आपने उतार लिया, इसे रब कर दूं नीचे वाले को। Yes, sir. ओके, तो नाउ अब हम लोग निकालेंगे कि एक्चुअली ये एनर्जी आई कहां से होगी। ये एनर्जी हमारे पास मास से मिली होगी हमें, ये एनर्जी आई होगी मास से, मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी कंजर्वेशन, हमें पता है कि इसमें मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगता है। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी कंजर्वेशन, दिस 96 mega electron volt of energy is actually released due to disappearing of some mass, due to disappearing of some amount of mass। तो कितना मास डिसअपियर हुआ होगा जब ये एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो वो भी हमें निकालना है। अब देखते हैं बेटा, वी नो दैट, हमें पहले से ही पता है कि अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास मास होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 931 मैंने ये शुरू में निकाला था,
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी नो दैट, ऐसे ऐसे करके लिखो। वी नो दैट, इस दो कॉलम बना लो, एनर्जी लिबरेटेड, वी नो दैट एनर्जी लिबरेटेड। दूसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे मास डिसअपियर, यानी कितना मास डिसअपियर होगा और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो देखते हैं। हमें तो पता है बच्चे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 एटॉमिक मास यूनिट, इतना मास डिसअपियर हो जाता है। ये सबको याद है ना, 1 AMU का मतलब है इतने में एनर्जी। हमने निकाला था शुरू में, कैसे निकाला था, ये वाला रिलेशन याद है, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। हमने कहा कि यहाँ डेल्टा M की वैल्यू 1 Yes. AMU डाल दो, उसे C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आंसर आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है 1 एटॉमिक मास यूनिट, इतना मास अगर हम लोग लेंगे तो उसके डिसअपियर होने से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे निकलता है ये। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। लेकिन अभी हमारे पास 931 नहीं है, अभी हमारे पास 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई है। तो बेटा यहाँ यूनिटरी मेथड लगा दो। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 96 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 231.5, इतने AMU मास डिसअपियर हो गया होगा। तो अगर बच्चे मैं इसको डिवाइड करूं, 96 डिवाइडेड बाय 931.5, तो आंसर आएगा 0.103। तो अप्रोक्सीमेटली 0.103 एटॉमिक मास यूनिट, इतना मास डिसअपियर हो गया उस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में। आउट ऑफ 235, देखो पहले कितना था, पहले यूरेनियम का मास था 235, तो बेटा 235 में से कुछ मास डिसअपियर हो गया। 235 में से कितना मास डिसअपियर हुआ, ये इतना मास 0.103, 235 में से इतना मास डिसअपियर हो गया, और उतने से मास के डिसअपियर होने से 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं बच्चे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियर फिजन की एनर्जी निकालना और कितना मास डिसअपियर हुआ ये निकालना। बताओ समझ आ गया सबको? Yes, sir. तो दिस मच मास इज डिसअपियर्ड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। क्यू वैल्यू हमने निकाल ली 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इतना मास डिसअपियर हो गया कि ये एनर्जी रिलीज हुई है, तो दैट इज 0.103 AMU मास डिसअपियर हुआ। नाउ कई बार कहते हैं बच्चे परसेंटेज निकालो, परसेंटेज ऑफ मास निकालो जो डिसअपियर हुआ है। आपने लिख लिया होगा ऊपर वाला। तो अगर आपको बोले फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ मास डिसअपियर्ड, कितना मास डिसअपियर हुआ है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ मास डिसअपियर्ड, कितना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उसकी परसेंटेज निकालो। तो बेटा 0.103 ये हमारे पास मास है, इतना डिसअपियर हो गया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास था 235 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम इस तरह से निकाल लें तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी। तो बेटा इफ आई डिवाइड इट विद 235 देन वी विल गेट, we have 0.103 divided by 235 multiplied by 100। तो बेटा हाउ मच, तो आंसर इज 0.043। तो 0.043%। देखो कितना कम, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक न्यूक्लियस, ये तो सिर्फ एक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, एक न्यूक्लियस में से अगर सिर्फ 0.04% मास डिसअपियर हो जाए तो 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एमिट हो रही है। यूरेनियम के एक न्यूक्लियस से सिर्फ इतना सा मास कम होने पर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। 0 इतना सा मास कम होने पर 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्चुअल में हमारे पास जो सैंपल होता है वो तो एक ब्रिक होती है पूरी की पूरी, मतलब यू कैन से दैट। और उसमें कितने सारे एटम्स होंगे यूरेनियम के, और हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा। So just imagine how many nucleus we have and how much energy this sample can release.
अगर ये फिजन कर ले। इज इट क्लियर बच्चे? हमने जो कुछ पढ़ा वो एक न्यूक्लियस के लिए पढ़ा है, बट एक्चुअल में सैंपल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और अगर एक न्यूक्लियस से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर ये पूरा का पूरा सैंपल डिसअपियर हो जाए तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। यस और नो? इज इट क्लियर? Yes, sir. और यही कॉन्सेप्ट था, अगर आप ध्यान दो, न्यूक्लियर फिजन यही कॉन्सेप्ट था एटम बॉम्ब का। यही कॉन्सेप्ट था एटम बॉम्ब का। हिरोशिमा में जब ये बॉम्ब फटा था तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 जूल्स, मतलब इस ऑर्डर की, इससे तो पता नहीं कितनी ज्यादा, इस ऑर्डर की एनर्जी रिलीज हुई थी उस वक्त। और दैट इज वाई ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है, यूरेनियम। तो दिस इज द बेसिस ऑफ, यू कैन से दैट, एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि ये इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है कि ये पूरा का पूरा देश खत्म कर सकता है, या यू कैन से दैट न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा है। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्स्ट्रा क्लास 4 बजे है, वो सबने अटेंड करनी है। उसमें हम लोग जो बचा कुचा पार्ट है, थोड़ा सा रह गया, वो आज निपट जाएगा सारा, तो वो हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो Sir. आज की क्लास? हाँ जी, No, sir. ओके।